वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात कर लेते हैं वाटर बोर्ड के हवाले से और कुछ बात करेंगे हाइड्रेंट्स के हवाले से। और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर ये मसला पैदा हो चुका है। मसला ये है कि वाटर बोर्ड ने हाइड्रेंट्स के टेंडर्स जो हैं वो तलब किए हैं, जिससे आवाम का कोई ताल्लुक नहीं है, और इस पर आवाज़ उठाते दिखाई दिए हैं जो कुछ अहम शख्सियात हैं, उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई है। और मसला ये बताया गया है कि जो कोरंगी का हाइड्रेंट है उसके लिए अखबार के अंदर एडवर्टिजमेंट जो है वो दी गई है, और उस कोरंगी के हाइड्रेंट को सुपर हाईवे शिफ्ट किया जाना है। तो ये तो पहली बात कि क्या अदालती अहकामात जो हैं सरकारी हाइड्रेंट के हवाले से, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाइड्रेंट्स होने चाहिए, क्या ये इसकी खिलाफ वर्जी भी होती है या नहीं होती, ये भी जानेंगे। और साथ साथ ये भी आपको बताएंगे जो साबिक एमडी वाटर बोर्ड थे मिसबा साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो मैं हाइड्रेंट बनाऊंगा ताकि हर ज़िले के जो लोग हैं उनको पानी मिल सके। इसी पर बात कर लेते हैं। एमक्यूएम की जानिब से मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली सिंध गुलाम जिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। जिलानी साहब बहुत शुक्रिया। इस हवाले से गुफ्तगू करना चाहूँगा, ये मसला बेसिकली क्या है और इस पर आवाज़ उठाना कितना इम्पोर्टेंट था? जी बहुत शुक्रिया आपका। ये मसला जो है वो वाकई बहुत संगीन है, और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की आवाम के साथ मैं समझता हूँ कि वो जुल्म होने जा रहा है जिसका मेरे ख्याल वाटर बोर्ड को अंदाजा भी नहीं है। अच्छा, आज से 1.5 साल पहले शहर कराची के अंदर 14 हाइड्रेंट थे गैर कानूनी। ओके। और उसको जो है मुस्लिम हानी साहब ने जो है वो पाबंदी लगाई। उसके बाद उसके टेंडर हुए तो ये डिसाइड हुआ था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक हाइड्रेंट होगा, जिससे उस डिस्ट्रिक्ट की आवाम जहां तक पानी नहीं पहुंचता वो उससे फैज़याब होंगे। ठीक है। और उसके बाद हुआ ये कि फिर 7 सरकारी हाइड्रेंट हो गए थे। जो हाइड्रेंट था इसको यहाँ से उठा के मलीर शिफ्ट किया जा रहा है। मलीर में ऑलरेडी जो है वो 3 हाइड्रेंट पहले ही काम कर रहे हैं। ठीक है। एक स्टील मिल का जो एरिया है उसके बैक साइड पे हाइड्रेंट बना हुआ है, एक सफू जी। अब ये 3 हाइड्रेंट थे जो काम कर रहे थे। अच्छा। अब अगर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का जो हाइड्रेंट है आप इसको भी यहाँ से लिया के डिस्ट्रिक्ट मलीर में शिफ्ट कर देते हैं, तो उससे होगा ये कि उस डिस्ट्रिक्ट में पानी जो है वो चारों तरफ से मैसर होगा, और वहीं से पानी जो है वो बाकी इलाकों में जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के साथ साथ DHA का इलाका है, अख्तर कॉलोनी है, महमूदाबाद है, जो इस पानी से यहाँ पे मुस्तफीज हो रहे थे, वो आने वाले गर्मियों में जो है वो करबला का नक्शा पेश करेंगे। और क्योंकि उसकी वजह ये होगी कि जब पानी नहीं होगा लाइनों में और हाइड्रेंट जो है वो मुतवातर चल रहे होंगे, उसको वहां पे सुपरवाइज करने वाला कोई नहीं होगा कि वो 2 घंटे चल रहा है, वो 4 घंटे चल रहा है, या 12 घंटे चल रहा है, या कोई ऐसा भी होगा 24 घंटे भी चलेगा। ठीक है। तो मैं वाटर बोर्ड के हुकाम से और वजीर बल्दियात, नहीं तो ये टेक्निकल इशू है कि एक डिस्ट्रिक्ट का हाइड्रेंट दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुंतकिल किया जा रहा है, तो क्या ये वाटर बोर्ड की इंतजामिया को नहीं मालूम ये बात? मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इसमें वाटर बोर्ड की इंतजामिया ही मुलव्विस होगी, जो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का पानी छीन कर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मलीर तक ही महदूद रखकर और उससे एक बड़ा कारोबार करने के इरादे पे जो है वो कामजन है। और अच्छा, वजह क्या है? क्या ये किसी ऐसी जगह पर मौजूद है, बीच गुंजान आबादी में मौजूद है ये हाइड्रेंट? नहीं, ये हाइड्रेंट जो है आज से नहीं, गुज़िश्ता 8 साल से इसी जगह पर मौजूद है, और यहीं से जो है वो नहीं, अतराफ में क्या गुंजान आबाद इलाका है, सड़कें क्या टूट फूट का शिकार है टैंकर्स के आने से? जैसे उमूमन तौर पे देखा जाता है, उमूमी तौर पे कि ये जिस सड़क से गुजरते हैं ये टैंकर्स, ये तो ये सड़क खस्ता हाली का शिकार हो जाती है, तो इसको शिफ्ट करने की भी इस्तदा की गई थी बहुत अरसे पहले। नहीं, मैं आपको बताऊं ना, अगर रोड से गुजरने का ही मामला है तो जब ये नेशनल हाईवे से सारे टैंकर गुजरेंगे तो क्या नेशनल हाईवे डैमेज नहीं होगा? स्टील मिल से लेकर और कायदाबाद तक जो पूरा नेशनल हाईवे बना हुआ है जी, वो इन पानी के टैंकर चलने से खराब नहीं होगा? बिल्कुल होगा, और उस पर ज्यादा कॉस्ट भी आएगी बनने पे। और यहाँ पर एक हाइड्रेंट है, फिर सफूरा में हाइड्रेंट है। तो अगर ये हाइड्रेंट यहाँ से वो डिस्ट्रिक्ट मलीर में जो है वो बिन कासिम टाउन में शिफ्ट कर भी देते हैं जी, तो इससे फायदा किसको होगा? टैंकर माफिया को फायदा होगा कि अभी टैंकर जो पानी का इस गरीब आवाम को जहाँ पे पानी मैसर नहीं है वहाँ पे 2,000-1,800 में छोटा टैंकर और 4,000 से 5,000 में जो बड़ा टैंकर है वो मैसर आता है 5,000 गैलन का।
ठीक और है। जब ये इतनी दूर चला जाएगा तो उसके बाद इस आवाम को पीने के पानी के लिए भी जो है वो अपनी इनकम का आधा हिस्सा जो है वो सर्व करना पड़ेगा। लेकिन क्या जो सरकारी हाइड्रेंट से पानी की कीमतें फिक्स नहीं की गई हैं क्या? सॉरी, सरकारी हाइड्रेंट्स पर जो रेट फिक्स किए गए हैं क्या वो फिक्स नहीं है, जो आप कह रहे हैं कि कीमतें बढ़ सारे जाएंगी? हाइड्रेंट पे जो पानी का रेट है ना, जी 1200 से 1300 गैलन का जो रेट है वो 1700 रुपए का है। ठीक है। और इस वक्त टैंकर जो है कोई भी 2500 से कम में और 2000 से कम में मैसर नहीं है आवाम को। ठीक इस है। सर्दी के मौसम में भी जो बड़ा टैंकर है 3000 गैलन का, 3500 गैलन का, उसका रेट 2200 से 2700 रुपए है। और वो 4000 रुपए से कम में इस जगह से जहाँ पे अभी हाइड्रेंट मौजूद है वहां से मैसर है। और जब ये यहाँ से 20 किलोमीटर दूर चला जाएगा तो उस 20 किलोमीटर दूर का जो डीजल का एक्सपेंस होगा वो कॉस्ट भी ऑफ ट्रेवलिंग भी उसमें काउंट होगी। डेफिनेटली ट्रैवलिंग काउंट होगी ना। वो पानी से तो नहीं चलेगा कि वहां से पानी मिल रहा है लाइन से। और जो हाइड्रेंट वहां पे बने हुए हैं वो मेन लाइन पर बने हुए हैं, मेन रिसोर्सेज पे बने चलें हैं। फिर आप इस मुद्दे को लेकर कौन कौन से फोरम तक अब तक गए हैं और क्या मस्बत जवाब मौसूल हुआ देखिए है? अभी सीएम साहब को हमने लेटर लिखा है, वजीर बल्दियात को लेटर लिखा है, और कल हमारा लेटर जो है वो वाटर बोर्ड को ही पहुंच जाएगा। और अगर इस एग्जाम को नहीं रोका गया तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की आवाम इसके लिए सरापा एहतजाज होगी। क्योंकि आने वाले दिनों में जब गर्मियां आएंगी, आज से 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद, तो फिर इस आवाम को पीने का पानी जो है वो सब टैंकर की सूरत में ही 4000, 5000 और 10,000 की सूरत में मैसर होगा। तो ये वो इकदाम है जालिमाना जो वाटर बोर्ड जो है एक साजिश के तहत इस डिस्ट्रिक्ट की आवाम पे करने जा रहा है। तो मैं अभी के सीईओ साहब से और जो यहाँ पे अभी और हुक्काम बाला मौजूद हैं वाटर बोर्ड के, उनसे आपके चैनल के तवस्सुस से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये गरीब आवाम वैसे ही महंगाई की चक्की में बहुत ज्यादा पिस चुकी है और उस पर इतना बड़ा जुल्म ना करें कि वो अपनी सैलरी, अगर एक टैंकर भी पानी का लेता है और किसी की सैलरी अगर 24,000 रुपए 25,000 रुपए है तो वो 1/4 हिस्सा तो सिर्फ पानी के ऊपर खर्च कर देगा, फिर वो अपने बच्चे को क्या खिलाएगा पानी के साथ। तो ठीक है, ये वो सूरत हाल है। चले देखते हैं कि क्या इस पर जो है वो मस्बत जवाब आता है मुताल्लिका इदारों की जानिब से। बहरहाल बहुत शुक्रिया। गुलाम जिलानी, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली सिंध, एमक्यूएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, पानी पर आवाज़ उठाते दिखाई दे रहे हैं एमक्यूएम के जो रहनुमा हैं, जो एमपीएस हैं। और अब देखना ये है कि इसको क्यों शिफ्ट किया जा रहा है। जल्द आपके पास ये खबर भी रखी जाएगी कि शिफ्ट क्यों किया जा रहा है और इसके ऊपर क्या मालूम है वाटर बोर्ड के जो मैनेजमेंट है या नहीं मालूम है। बहरहाल बात कर लेते हैं नकीबुल्ला केस के हवाले से। आज फैसला सुना दिया गया और एंटी टेररिज्म कोड की अगर बात की जाए तो उसमें रावनवार समेत जो मुलजमान थे उनको बरी कर दिया गया है। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जो है वो आपके सामने रख देता हूँ कि जो फैसला सुनाया है, साबिक एसएसपी रावनवार समेत तमाम मुलजमान को जो बरी किया गया है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो है वो चीज़ें पेश की गई। मुख्तसर फैसले में ये कहा गया कि प्रोसिक्यूशन रावनवार और दीगर मुलजमान के खिलाफ सबूत पेश करने में नाकाम रही है। ये बड़ी गौरतलब बात है कि प्रोसिक्यूशन का जो है यहाँ पर अहम किरदार था। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 14 जनवरी को केस का फैसला महफूज किया था और उसकी समाअत मुकम्मल होने पर 5 बरस लगे थे। जबकि ये भी बात सामने आई थी कि जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो नकीबुल्ला महसूद था वो कराची के अंदर मुकीम था और फिर ये जिस तरह से इनकाउंटर किया गया, फिर इसको कहा गया कि ये तहरीक तालिबान से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन वजीरिस्तान से जो है वो इसकी भी क्लैरिफिकेशन आ गई थी कि इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और फिर इस तमाम सिनेरियो के बाद रावनवार के बड़े दिलचस्प जुमले सामने आए थे कि ये कहते नज़र आए कि एक शख्स का नाम जो जिससे उसको इनकाउंटर किया उसका नाम नकीबुल्ला नहीं बल्कि नसीमुल्ला था और ये पुलिस को मतलूब भी था। और कमरे अदालत के बाहर जब मीडिया से गुफ्तगू की, बड़ी पुरसुकून बॉडी लैंग्वेज थी। ये कहा कि झूठा केस बनाकर मुल्क और कराची को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया, मगर आज हम बरी हो चुके हैं, हमें इंसाफ मिल चुका है। साथ साथ ये भी कहा कि मेरा 1 साल रह चुका है सर्विस का, तो मैं दोबारा पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना चाहूँगा और कराची के लिए खिदमत जो है वो करूँगा। अब इस पर एडिशनल आईजी कराची पुलिस चीफ ने कहा, जावेद आलम ओडो साहब ने, कि ये एक कानूनी मसला है, हमारे पास अब तक ये जो है वो फैसला आया नहीं है। फैसला आ जाता है तो जो हमारी हाई कमांड है बशमूल आईजी सिंध और दीगर जो एडिशनल आईजीज़ हैं उनके साथ बैठकर जो है वो इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी, मुशावरत की जाएगी, आया एसएसपी रावनवार को दोबारा से 1 साल के लिए कहीं पोस्टिंग मिलती है या नहीं मिलती। बहरहाल इसके ऊपर मामला ये सामने आया कि इन तमाम जो मुलजमान को बरी कर दिया गया है, जबकि एक बड़ी काबिल गौर बात यह है
जो एसएसपी डॉक्टर रिजवान हैं उनकी जानिब से जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी और अदालत में ये रिपोर्ट भी जमा कराई गई थी, जब जियो फेंसिंग की गई थी तो राव अनवर साहब की जो मोबाइल लोकेशन थी एंड उस वक्त जो इनकाउंटर का वक्त था जब कत्ल किया गया इस शख्स को, तो उस वक्त लोकेशन मैच हो रही थी, जो जाए वक़ुआ था उसकी लोकेशन और राव अनवर के मोबाइल की लोकेशन वो सेम थी। तो इस चीज़ को भी निगलेक्ट किया गया है। अब देखना यह है कि क्या प्रोसिक्यूशन ने किया है, कौन से शवाहिद इकट्ठे किए हैं, ये बड़ा सवालिया निशान है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।